जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस के YouTube चैनल पर, जहां पर हम आपको तैयार कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए। और फिर क्योंकि रात्रि 8 बजे, जैसा आप सब लोगों के साथ एक वादा किया हुआ है कि रात्रि 8 बजे सामान्य ज्ञान का आपको कोई ना कोई टॉपिक जरूर मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और हमारी ये जरूर कोशिश रहेगी, हमारी 100% ये कोशिश रहेगी कि आपको सामान्य ज्ञान जो एग्जाम में आता है, ध्यान दीजिएगा, जो एग्जाम में सटीक सामान्य ज्ञान आता है उसको आपको दिया जाए ताकि आपका एग्जाम निकले। और जो भी छात्र हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, दूसरों को भी बताएं और एक डिसिप्लिन बनाएं, एक नियम बनाएं कि आपको रोजाना 8 बजे हमारी क्लास देखनी है। क्यों? क्योंकि हम जो आपको जीके दे रहे हैं वो एकदम सटीक जो एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की जो क्लासेस है, शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे क्या क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? क्या वियतनाम है, ब्राजील है, कोलंबिया है या मैक्सिको है? ठीक है, चलिए सभी छात्र फटाक से आंसर लगाइए और बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, आज जो हमारा ये पेपर है, आज जो हमारा मॉक टेस्ट है, 30 प्रश्नों का जो ये मॉक टेस्ट है, आज ज्योग्राफी स्पेशल है, भूगोल स्पेशल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम इतिहास की सीरीज ला रहे थे और मिक्स जीके जीएस ला रहे थे, हम एक संविधान की भी लेके आए हैं। आज हमारा जो मॉक टेस्ट है वो ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट है। ठीक है, तो चलिए भूगोल देखते हैं। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वियतनाम, ब्राजील, कोलंबिया या मैक्सिको? ठीक है, तो जो भी छात्र लगा रहा है ब्राजील, बिल्कुल सही है। ठीक है, जो भी छात्र ब्राजील लगा रहा है बिल्कुल सही है। ब्राजील में कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और जब भी बात होगी ब्राजील की, ध्यान देना, जब भी बात होगी ब्राजील की, तो ब्राजील कौन से महाद्वीप में आता है भैया? दक्षिण अमेरिका। क्यों, कौन से महाद्वीप में आता है? दक्षिण अमेरिका में आता है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील, ध्यान देना, सबसे बड़ा देश है। ठीक है, कहाँ का? दक्षिण अमेरिका का। और आपको बता दें, ब्राजील में जो जंगल पाए जाते हैं वो कौन सा जंगल? अमेज़न का जंगल। ठीक है, अमेज़न का जंगल पाया जाता है। और यहाँ पे नदी भी है जो विश्व की सबसे ज्यादा जल ग्रहण करने वाली नदी है। ठीक है, अमेज़न में एक नदी भी है जो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है और सबसे ज्यादा जल ग्रहण करने की क्षमता है उस नदी की। उस नदी का नाम है क्या? अमेज़न नदी। ठीक है, ध्यान देना, अमेज़न नदी। और एग्जाम में काफी बार आता है कि भैया ये जो अमेज़न का जंगल है यह किस प्रकार का जंगल है? अमेज़न का जो जंगल है ये किस प्रकार का जंगल है? तो ये जो जंगल है ना, ये सदाबहार, ध्यान देना, सदाबहार हरे भरे वन। ठीक है, सदाबहार हरे भरे वन वाला जंगल है। ठीक है, ये जो ब्राजील में अमेज़न का जंगल पाया जा रहा है ये किस प्रकार का जंगल है? तो ये सदाबहार हरे भरे वन वाला जंगल है। और आपको बता दें यहाँ बारिश 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। और ये जो ब्राजील में जो जंगल है यह विश्व का सबसे बड़ा हरा भरा वन है, विश्व का सबसे बड़ा हरा भरा वन है। और इतना ज्यादा यहाँ पर विविधता पाई जाती है, इतना ज्यादा सघन वन पाए जाते हैं। यहाँ पे आप एक इस्तेमाल कर सकते हैं, शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या भैया? सघन वन। यहाँ पे क्या? सघन वन पाए जाते हैं। और कौन से वन पाए जाते हैं भैया? चौड़ी पत्ती के वन पाए जाते हैं। क्या भैया? चौड़ी पत्ती के वन पाए जाते हैं। और इतने ज्यादा पेड़ों की वैरायटी है, इतनी ज्यादा वैरायटी है कि ध्यान देना, विश्व का 20% ऑक्सीजन यानी O2 गैस, विश्व का 20% ऑक्सीजन खाली ब्राजील का अमेज़न जंगल देता है ऑक्सीजन। पूरे विश्व में जितनी भी ऑक्सीजन पेड़ पौधे निकालते हैं 20% ऑक्सीजन निकालता है खाली अमेज़न का जंगल। इसीलिए अमेज़न को जंगल को विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। क्या भैया? विश्व का फेफड़ा। ठीक है, विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो भी ये इंपॉर्टेंट जीके जीएस लिखाया जा रहा है इसको अपनी कॉपी में बकायदा नोट्स बनाइए ताकि आपको हर चीज याद रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हमारा बेहतरीन प्रश्न है, क्या है? स्वेज नहर किस देश में स्थित है? स्वेज नहर किस देश में स्थित है? संयुक्त अरब अमीरात में या तुर्की में या ईरान में या मिस्र में? ठीक है, तो चलिए अपना उत्तर लगाइए कि जो स्वेज नहर है, ठीक है, स्वेज नहर के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। स्वेज नहर कहां पे है? ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में है,
तुर्की में है, ईरान में है या मिस्र में है। ठीक है, और आपको बता दें ये कृत्रिम नहर है और ये दो सागरों को भी जोड़ती है। ठीक है, फटाक से अपना उत्तर लगाइए और बताइए कि आपका उत्तर क्या है और फिर हमारे उत्तर से मैच कीजिए। ठीक है, तो स्वेज नहर किस देश में है? तो जो भी छात्र मिस्र लगा रहा है बिल्कुल सही है, यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इजिप्ट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे भैया? इजिप्ट। ठीक है, तो ध्यान देना, एक तरफ सागर है जिसका नाम क्या है भैया? भूमध्य सागर। एक सागर है जिसका नाम क्या है? भूमध्य सागर। और उसके बाद एक और सागर है ऐसे करके जिसका नाम क्या है भैया? लाल सागर। ठीक है, लाल सागर। और लाल सागर में देखिए ये भूमध्य सागर है और ये लाल सागर है और यहीं पर इस प्रकार से एक देश बना हुआ है। ऐसे यहां पे इसी प्रकार से एक देश बना हुआ है। इस देश का नाम क्या है भैया? मिस्र है। और क्योंकि ध्यान दीजिएगा यहां से भूमध्य सागर, लाल सागर बिल्कुल पास में है, तो इसी मिस्र देश को ऐसे काट के भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ा गया और जोड़ने के बाद यहां पे एक नहर बनाई गई और एक बहुत बड़ा लंबा रास्ते को छोटा रास्ता बना दिया गया। दो सागर जुड़ गए। आप कह सकते हैं एशिया और यूरोप जुड़ गया, आप कह सकते हो कि अफ्रीका और यूरोप जुड़ गया इस नहर से। यही नहर है क्या भैया? स्वेज की नहर। यही नहर है क्या भैया? स्वेज की नहर। और ये किस देश में है? मिस्र देश में। ठीक है, तो स्वेज नहर कुछ इस प्रकार से बनी है कि स्वेज नहर के इधर भी मिस्र देश है और उधर भी मिस्र देश है और ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। माउंट एटना विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। तो माउंट एटना कहां पे है? क्या ये इटली का है, जापान का है, पेरू का है या फिजी का है? ठीक है, चलिए छात्रों अपना उत्तर लगाएं और देखें कि आपका कैसा प्रश्न आया है, कितने आप प्रश्न कर पा रहे हो। आज हमारी जो सीरीज है वो भूगोल स्पेशल सीरीज है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम तक हम रोजाना ये सीरीज ला रहे हैं, 30 प्रश्न मॉक टेस्ट के ला रहे हैं और मेरा ये मानना है कि इस मॉक टेस्ट को करने से आपका जीके जीएस बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है, चलिए, तो माउंट एटना विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। तो ये कहां पे? तो जो भी लगा रहा है छात्र इटली बिल्कुल सही है। माउंट एटना एक प्रकार का पर्वत है और ये सक्रिय ज्वालामुखी भी है। ये कहां का है भाई? ये इटली का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब पूछ रहे कि इटली किस समुद्र में अपनी बाउंड्री बनाता है? तो यह ध्यान देना, भूमध्य सागर में अपना तटीय रेखा बनाता है। जापान के सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें, ध्यान देना, जापान के सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो जापान का सक्रिय जो ज्वालामुखी है वह कौन सा है? वह है फ्यूजियामा। क्या भैया? फ्यूजियामा, माउंट फ्यूजियामा। ठीक है, ध्यान देना, जापान का जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसका नाम क्या है? माउंट फ्यूजियामा। वहीं हम अगर अपने भारत की बात करें कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है भैया? ये है बैरेन द्वीप। ठीक है, ध्यान देना, क्या भैया? बैरेन द्वीप। ये कहां पे है भैया? ये अंडमान और निकोबार में है। ये कहां पे भैया? अंडमान और निकोबार में है। ये भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जरा देख लेते हैं क्या है। स्वेज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? देखिए अभी मैंने बताया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि स्वेज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है, बकायदा डायग्राम बना के दिखाया था। ठीक है, तो स्वेज नहर किन दो देशों को या किन दो समुद्रों को जोड़ती है? तो आपको बता दें, जरा देखिए इधर, बेरिंग सागर और लाल सागर, या भूमध्य सागर और लाल सागर, या बाल्टिक सागर और लीबिया का सागर, या ऊपर युक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, सबको पता है क्योंकि इतना अच्छा आपको पढ़ाया जा रहा है। तो बस अगर अच्छा लग रहा है तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं और एक नियम जरूर बनाएं। नियम से आएंगे ना तो आपको बहुत अच्छा मटेरियल मिलेगा। ठीक है, तैयारी कर रहे हैं, नियम बनाना पड़ेगा। चलिए, स्वेज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? तो मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाया था इससे पहले। तो उत्तर क्या होगा भैया? भूमध्य सागर और लाल सागर, यानी ये हमारा सही है, ऑप्शन बी, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जोड़ने की बात होती है तो नहरें अलग भी करती है। ठीक है, ध्यान देना, जब जोड़ने की बात कर रही है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ रही है तो किसी न किसी चीज को अलग भी कर रही होगी। तो आप बोल सकते हैं भैया कि अफ्रीका, ध्यान देना, अफ्रीका और एशिया
अफ्रीका और एशिया को क्या करती है, अलग करती है। ठीक है, ये जो सुएज नहर है अफ्रीका और एशिया को अलग करती है और भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। और किस देश की है भैया, ये किस देश की है भैया बताइए, मिस्र देश की है, यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या भैया, इजिप्ट देश की नहर है, कृत्रिम नहर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं कि हमारा कौन सा प्रश्न है। ठीक है, कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है, कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है, तो फटाक से अपना उत्तर लगाइए, नदी सेवेरन या टेम्स नदी या नदी सेवेरन। ठीक है, 2 बार ऑप्शन आ गया नदी सेवेरन का या उपरयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए अपना क्वेश्चन लगाइए कि लंदन की बड़ी फेमस नदी, जैसे हमारे भारत की गंगा नदी है, बड़ी पवित्र नदी, हम गंगा माता मानते हैं, उसी प्रकार से लंदन की बड़ी फेमस नदी है, कौन सी नदी, तो जो भी छात्र उत्तर लगा रहा है टेम्स नदी, बिल्कुल सही है। जो लंदन है, इंग्लैंड का जो लंदन है वह टेम्स नदी के किनारे है और जिस प्रकार से हमारी गंगा नदी हम गंगा माता मानते हैं, बड़ी पूजनीय नदी है, उसी प्रकार से लंदन की टेम्स माता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लंदन की टेम्स नदी लंदन की टेम्स माता है, जैसे हमारी गंगा माता है उसी प्रकार से टेम्स माता है, कहाँ की, लंदन की, बड़ी पूजनीय नदी है वहां के लोग जो है। लेकिन हाँ, हमारी गंगा और उनकी टेम्स माता, हमारी गंगा माता और उनकी टेम्स माता में बहुत फर्क है। वह नदी को केवल नदी मानते हैं, वह नदी को केवल नदी मानते हैं और हमने नदी को धार्मिक चीजों से जोड़ दिया, यानी हमारी जो नदी है वो ज्यादा दूषित हो गई। क्यों, केवल और केवल हमने इसको धार्मिक आप बोल सकते हो धार्मिक तरीके से मानना शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए, तो ये टेम्स नदी कहाँ पे भैया, लंदन में है। अब लंदन कहाँ पे है, यूरोप में है। तो आपको बता दें यूरोप की 2 नदी बहुत पूछता है, यूरोप की 2 नदी बहुत पूछता है। ठीक है, देखिए यूरोप में ध्यान देना, एक नदी क्या है, डॉन नदी, ध्यान देना, एक नदी क्या है, डॉन नदी, यूरोप की एक नदी डॉन नदी है। और ध्यान देना, जब रूस की तरफ आप जाएंगे तो यूराल पर्वत श्रृंखला है, यूराल पर्वत श्रृंखला, यूराल पर्वत श्रृंखला किसको, एशिया और यूरोप को अलग करती है, यहीं से एक नदी बहती है। ध्यान देना, ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है, यूराल पर्वत श्रृंखला, ये भूरे कलर कैसे बना है, इसी के किनारे से रूस की एक नदी है और इस नदी का नाम है वोल्गा नदी। क्या भैया, वोल्गा नदी। डॉन नदी यूरोप की और रूस की नदी क्या है, वोल्गा नदी। तो ये जो डॉन नदी है ये काला सागर में आके गिरती है, क्या भैया, काला सागर में आकर गिरती है। ठीक है, और जो वोल्गा नदी है ये कैस्पियन सागर में आके गिरती है, कौन से, कैस्पियन सागर में आकर गिरती है। अब देखिए, डॉन नदी काला सागर में और वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में, तो क्या होता है, इन दोनों नदियों को जोड़ दिया गया, यहां पे एक नहर बना दी गई, इन दोनों नदी को जोड़ दिया गया। इस प्रकार से काला सागर जुड़ गया कैस्पियन सागर से, काला सागर जुड़ गया किससे, कैस्पियन सागर से। तो यहां पे जो नहर बनी है इस नहर को बोलते हैं क्या, डॉन वोल्गा नहर। क्या बोलते हैं, डॉन वोल्गा नहर, भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी के साथ साथ जीके जीएस भी देखते हैं। विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है, विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है, उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका या यूरोप। ठीक है, तो चलिए यहां पर उत्तर लगाएं और बताएं कि हमारे 7 महाद्वीपों में से, ध्यान दीजिएगा, हमारे 7 महाद्वीपों में से वह महाद्वीप कौन सा है जहां पर एक भी मरुस्थल नहीं है, यानी जहां पर एक भी रेगिस्तान नहीं है। ठीक है, ध्यान देना, जो छात्र लगा रहा है यूरोप, बिल्कुल सही है, यूरोप में एक भी रेगिस्तान नहीं है, मरुस्थल नहीं है। ठीक है, जबकि अफ्रीका की बात की जाए, अफ्रीका की बात की जाए तो यहां पर कौन सा मरुस्थल है, यहां पे सहारा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, क्या, सहारा मरुस्थल। एशिया की बात करें तो एशिया में जो है कौन सा, गोबी मरुस्थल है, ध्यान देना, क्या भैया, गोबी मरुस्थल है। और कौन सा है, भारत का थार मरुस्थल, भारत का थार मरुस्थल है यहां पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला, रॉकीज पर्वत श्रृंखला या यूराल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो चलिए यहां पर उत्तर लगाइए और देखिए कि आपको इसमें से कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। ठीक है, तैयारी अगर कर रहे हो ना तो समय समय पे अपने को परखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
क्यों? इससे हमें अपने लेवल का पता चलता है कि जिस लेवल की हम तैयारी कर रहे हैं हम कितने गहरे पानी में हैं और हमें ऊपर आने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर है? आगे बढ़िए। विश्व की सबसे लंबी महाद्वीप पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है? तो कौन सी है? तो आपको बता दें वो है क्या? एंडीज पर्वत श्रृंखला। वो कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। ध्यान दीजिएगा, एंडीज पर्वत श्रृंखला 6000 से 7000 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है और ये कहाँ की है भैया? ये दक्षिण अमेरिका की है। कहाँ की भैया? ये दक्षिण अमेरिका की है। ठीक है। वहीं हम बात करें हिमालय पर्वत श्रृंखला, इसका विस्तार कहाँ पे भैया? भारत में है और कहाँ पे है? चीन में है और कहां पे है? म्यांमार में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वही रॉकी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो इसका विस्तार कहां पे भैया? अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है। यूराल पर्वत श्रृंखला की बात करें तो यूराल पर्वत श्रृंखला, ध्यान देना, यूरोप और एशिया को अलग करती है। ठीक है, ध्यान देना, यूराल पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे प्रश्न क्या कह रहा है जरा देखिए ध्यान से। मृत सागर किन दो देशों के बीच में स्थित है? ठीक है, मृत सागर किन दो देशों के बीच में स्थित है? जॉर्डन और इजराइल, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र, जॉर्डन या सूडान। ठीक है, जॉर्डन या सूडान। ठीक है, तो चलिए यहां पर बताइए मृत सागर। ठीक है, और ये जो मृत सागर है ना, ये विश्व का सबसे खारा सागर भी है। यहां पर लवणता की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो ये मैपिंग का प्रश्न है। ठीक है, आपके एग्जाम में एक ना एक मैप का प्रश्न आएगा ही आएगा। तो मृत सागर जो सबसे ज्यादा लवणता वाला सागर है, ठीक है, इसकी लवणता इतनी ज्यादा है मृत सागर की, जो लवणता है, नमक इसमें इतना ज्यादा है कि इसमें अगर आप पानी में लेट जाएं तो आप डूबेंगे नहीं, तैरते रहेंगे, आप डूबेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि पानी का घनत्व नमक की वजह से ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो जो सूडान है, सूडान जो है अफ्रीकी देश है, तो पहला ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में ये जो मृत सागर है वो नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र देश के बीच में ये नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? जॉर्डन और इजराइल। जॉर्डन और इजराइल के मध्य में क्या है भैया? मृत सागर। ठीक है, विश्व का सबसे खारा सागर। क्या भैया? विश्व का सबसे खारा सागर, विश्व का सबसे खारा सागर। ठीक है, विश्व का सबसे खारा सागर कौन सा है? मृत सागर। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा प्रश्न आता है, किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है? किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है? ग्रीनलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड या नॉर्वे। ठीक है, किस देश को लैंड ऑफ मिडनाइट सन। अब लैंड ऑफ मिडनाइट सन का मतलब क्या है? लैंड ऑफ मिडनाइट सन का मतलब है कि यहां पे रात में भी सूर्य चमकता है, यहां पे रात में भी सूर्य दिखता है। अब रात में अगर सूर्य दिख रहा है, इसका मतलब यहां पर तो रात होती ही नहीं है। और कहा जाता है कि नॉर्वे जैसे देशों में, अरे मैंने उत्तर ही बता दिया, उत्तर क्या है भैया आपका? नॉर्वे। किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है? क्या? नॉर्वे। नॉर्वे में भैया 6 महीने का दिन, ध्यान देना, 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। और नॉर्वे को ही, ध्यान देना, नॉर्वे को ही, ठीक है, पृथ्वी का अंतिम देश कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी का अंतिम देश कहा जाता है क्या भैया? नॉर्वे को। ठीक है, और नॉर्वे में 6 महीना और 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात। ऐसा क्यों? यहां पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात क्यों हो रहा है? क्योंकि पृथ्वी को जो वास्तविक धुरी है ना, यह अपनी धुरी में, ध्यान देना, अपनी धुरी में 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यानी पृथ्वी ऐसे नहीं घूमती है, पृथ्वी ऐसे घूमती है। देखिए ऐसे करके नीचे की तरफ ऐसे घूमती है, इस वजह से नॉर्वे यहाँ पे है। अब जब नॉर्वे यहाँ पे है तो यहाँ पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है जरा देखिए। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन सा है? ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन सा है? अमेजन का जंगल, बोस्वास का जंगल, ठीक है, बोस्वास का जंगल, दक्षिण पूर्व एशियाई का वर्षा वन या डेंट्री वर्षा वन। ठीक है, तो चलिए बताइए विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन कौन सा है? ठीक है, तो आपको बता दें उत्तर जो है अमेजन का जंगल। अमेजन का जंगल विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन का जंगल है और ये ब्राजील में इसका सबसे ज्यादा
विस्तार है। कहां पर? दक्षिण अमेरिका के ब्राजील देश में सबसे ज्यादा विस्तार है। और पूरे विश्व में अमेज़न का जंगल 20% ऑक्सीजन का निर्माण करता है। कितना? 20% ऑक्सीजन का निर्माण करता है। इसीलिए इसको बोला जाता है क्या भैया? विश्व का फेफड़ा। विश्व का क्या भैया? फेफड़ा बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं कि हमारे प्रश्न कौन से हैं। किस देश को ट्यूलिप की भूमि के रूप में भी जाना जाता है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जरा पूछे। देखिए, किस देश को ट्यूलिप की भूमि के रूप में भी जाना जाता है? इटली है क्या, स्विट्जरलैंड है क्या, नेदरलैंड है क्या, या ग्रीस है? ठीक है, तो चलिए अपना उत्तर लगाइए। किस देश को, ध्यान दीजिएगा, किस देश को ट्यूलिप की भूमि के रूप में भी जाना जाता है? इटली, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड या ग्रीस। ठीक है, तो जो भी छात्र नीदरलैंड लगा रहा है, ध्यान देना, जो भी छात्र नीदरलैंड लगा रहा है बिल्कुल सही है। नीदरलैंड में ट्यूलिप नामक जो फूल है वो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसको ट्यूलिप भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, और ध्यान देना, भारत में ट्यूलिप महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान देना, महोत्सव, भारत में ट्यूलिप महोत्सव मनाया जाता है। और आपसे पूछ ले कि भारत में ट्यूलिप महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है भैया कहाँ पे? जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है। कहाँ पे भैया? जम्मू और कश्मीर मनाया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नीदरलैंड। ठीक है, आगे बढ़िए। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसमें आपको उत्तर लगाना है, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य तमिलनाडु है क्या, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, या केरल है? ठीक है, तो आपको बता दें, हमारे भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन अगर होता है तो वहां पे कहां होता है? कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में ही सबसे उत्तम, ध्यान देना, सबसे उत्तम क्वालिटी कॉफी का उत्पादन होता है। और कर्नाटक में ही, ध्यान देना, कर्नाटक में ही क्या? कॉफी अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, ध्यान देना, कॉफी अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, जब भी बात होगी चाय की, तो चाय के लिए है क्या भैया? वेस्ट बंगाल। चाय के लिए क्या है? वेस्ट बंगाल। सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में चाय का उत्पादन होता है, चाय पत्ती का उत्पादन होता है। और आपको बता दें, दार्जिलिंग, ठीक है, ध्यान देना, दार्जिलिंग की चाय को क्या मिला था? जीआई टैग मिला। क्या? जीआई टैग मिला। सर्वप्रथम अगर भारत के किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला ना, तो वो क्या था? वो दार्जिलिंग की चाय थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं छात्रों। चलिए छात्रों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है? तो अगला जो प्रश्न है क्या बोल रहा है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? क्या गुरु शिखर है, क्या धूपगढ़ है, या पंचमढ़ी है, या महेंद्रगिरी है? ठीक है, तो आपको बता दें, देखिए सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, ये एक विभ्रंश पर्वत है। क्या भैया? ये भ्रंश पर्वत है। इंग्लिश में इसको ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं, यानी भ्रंश पड़ने की वजह से इसका निर्माण हुआ है। और जितने भी ये शिखर बता रहे हैं, ठीक है, पहली बात तो इसका विस्तार है कहां पर? सतपुड़ा का विस्तार किसमें है? एमपी। ठीक है, एमपी और कहां पे भैया? महाराष्ट्र में इसका विस्तार है। और दो नदियां, ध्यान देना, सतपुड़ा श्रृंखला से ध्यान दीजिएगा, सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा नदी बहती है और सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, ताप्ती नदी बहती है। सबसे ज्यादा विस्तार इसका कहां पे है? मध्य प्रदेश में। तो भैया गुरु शिखर तो राजस्थान का ये हो नहीं सकता। ठीक है, धूपगढ़ नहीं हो सकता। इसका उत्तर क्या होगा भैया? पंचमढ़ी। ठीक है, ध्यान देना, क्या भैया? पंचमढ़ी। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है भैया? पंचमढ़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यू मूर द्वीप उत्पत्ति के कुछ समय बाद अदृश्य हो गया था। इस द्वीप पर किन दो पड़ोसी देशों द्वारा अधिकार जताया जाता है? ठीक है, न्यू मूर द्वीप उत्पत्ति के कुछ समय बाद अदृश्य हो गया था और इस द्वीप पर किन दो पड़ोसी देशों द्वारा अधिकार जमाया जाता है? ठीक है, तो चलिए अपना उत्तर लगाइए दोस्तों। छात्रों पिछले प्रश्न में चलेंगे और थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करेंगे। ये जो प्रश्न था इसमें थोड़ा सा गलत बता दिया छात्रों, मुझे माफ कीजिएगा, थोड़ा सा इसमें गलत बता दिया। सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत है वो क्या है? धूपगढ़ है। वो क्या है भैया? धूपगढ़। पंचमढ़ी नहीं है, पंचमढ़ी एक हिल स्टेशन है। ठीक है, पंचमढ़ी क्या है भैया? एक हिल स्टेशन है। तो ये थोड़ा सा माफ कीजिएगा, यहाँ पे आपको गलत बता दिया। 13 का सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है? धूपगढ़ है। ठीक है, अब जरा देखिए मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत का और सतपुड़ा
नर्मदा का विस्तार कैसे है? देखिए ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है जो गुजरात से लेकर बिहार तक है। फिर इसके दक्षिण में एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है भैया? नर्मदा। ठीक है, ध्यान देना, जिसका नाम क्या है? नर्मदा। और फिर एक पर्वत श्रेणी है, इस पर्वत श्रेणी का नाम क्या है भैया? सतपुड़ा। इसका क्या है भैया? सतपुड़ा। और सतपुड़ा के नीचे फिर एक नदी बहती है, इस नदी का नाम क्या है? ताप्ती। क्या भैया? ताप्ती। और ये दोनों नदी पश्चिम की ओर बहती हैं और दोनों नदी भ्रंश घाटियों से होकर बहती है और आपको बता दें ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती। तो एक बार प्रश्न आया था कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला या विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच में कौन सी नदी है? तो उत्तर होगा नर्मदा नदी। ठीक है, माफ कीजिएगा दोस्तों, उत्तर क्या है इसका? धूपगढ़। ठीक है, चलिए आगे देखिए। न्यू मूर द्वीप उत्पत्ति के कुछ समय बाद अदृश्य हो गया था। इस द्वीप पर किन दो पड़ोसी देशों का अधिकार जताया जाता है? भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश या भारत और म्यांमार। ठीक है, तो आपको बता दें ये जो न्यू मूर द्वीप है ये अभी विवादित द्वीप है और दो देशों की इसमें नजर है, दो देशों की सेना की इसमें नजर है। ये जो द्वीप है ये कभी आ जाता है समुद्र के बाहर और कभी नीचे चला जाता है, यानी जल स्तर जब बढ़ जाता है तो डूब जाता है और जल स्तर जब कम हो जाता है तो वापिस आ जाता है। और दो देश इसमें अपना दावा कर रहे हैं, तो उत्तर क्या है भैया? ये जो विवादित द्वीप है ये भारत और बांग्लादेश के मध्य है। ठीक है, आजकल ये प्रश्न ज्यादा पूछा जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य में कौन सा विवादित, ध्यान देना, भारत और बांग्लादेश के मध्य में कौन सा विवादित द्वीप है? तो न्यू मूर द्वीप है। और देखो ये न्यू मूर द्वीप कहां पे है? ये भैया बंगाल की खाड़ी में, ध्यान देना, बंगाल की खाड़ी के पास है। कहां पे भैया? बंगाल की खाड़ी में, सुंदरवन के डेल्टा के पास। ठीक है, ध्यान देना, सुंदरवन के डेल्टा के पास। ठीक है, सुंदरवन के डेल्टा के पास। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से एक समुद्री पार्क घोषित किया है। ठीक है, जो प्रवाल भित्ति होती है समुद्र के उथले हिस्से में ये जो सुनहरे रंग की प्रवाल भित्तियां होती हैं कंकाल में जम जाती हैं और समुद्र से ही अपना पोषण प्राप्त करती हैं, रंग बिरंगी होती हैं। तो ये इसके लिए एक समुद्री पार्क घोषित किया गया। कहां किया गया है? अंडमान निकोबार, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप समूह या मन्नार की खाड़ी। ठीक है, तो जो भी छात्र यहां पर कच्छ की खाड़ी लगा रहा है बिल्कुल सही है। कच्छ की खाड़ी में प्रवाल भित्तियों के लिए संरक्षण के लिए समुद्री पार्क घोषित किया गया है। ठीक है, कच्छ की खाड़ी की बात करें तो यहां पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन, दलदलीय वन। और यहां कच्छ की खाड़ी में मार्श गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है भाई? मार्श गैस। ठीक है, मार्श गैस का फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, मीथेन गैस भी इसे बोलते हैं। ठीक है, और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, सबसे विशाल प्रवाल भित्ति, ठीक है ध्यान देना, विश्व की सबसे विशाल प्रवाल भित्ति। ठीक है, विशाल प्रवाल भित्ति कहां पाई जाती है? ग्रेट बैरियर रीफ। कहां पे भैया? ग्रेट बैरियर रीफ। ये कहां पे भैया? ये है ऑस्ट्रेलिया में। ये कहां पे भैया? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, विश्व की सबसे विशाल प्रवाल भित्ति कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किसे युवा वलित पर्वत कहा जाता है? निम्न में से किसे युवा वलित पर्वत कहा जाता है, या इनमें से कौन सी ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो युवा है, जो अभी की नई पर्वत श्रृंखला है? ठीक है, जरा बताइए इसमें कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो भी हाल ही की है, नई की है, यानी नए बने हैं। और जब भी शब्द आएगा वलित, ध्यान देना, जब भी शब्द आएगा वलित तो वलित को बोलते हैं मोड़दार पर्वत। क्या भैया? मोड़दार पर्वत। ठीक है, मोड़दार मतलब जिसका निर्माण भूपर्पटी के मुड़ने से हुआ है उसको बोलते हैं वलित पर्वत। ठीक है, तो चलो बताइए भारत में कौन से युवा वलित पर्वत हैं? क्या अरावली है, क्या नीलगिरी है, क्या हिमालय है, क्या विंध्याचल है? तो आपका उत्तर हुआ क्या? हिमालय। हिमालय जो है ये क्या है? ये नए पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ध्यान देना, ये नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाए कि इनमें से कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, वो क्या है? हिमालय। और प्राचीन पूछ रहे तो भैया वो अरावली है। प्राचीन
पर्वत श्रृंखला, ठीक है, प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। अरावली तो तब के जमाने की है, ध्यान दीजिएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला ये भी मोड़दार पर्वत श्रृंखला है, ये तब की है जब इस धरती में जीवन नहीं था। ध्यान दीजिएगा, इस धरती में जब जीवन नहीं था, ये उस जमाने की है। नतीजा, इसमें कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता, अरावली में कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता, ठीक है। तो नए पर्वत की बात करेगा, नवीन पर्वत की बात करेगा, युवा वलित पर्वत की बात करेगा तो क्या भैया? हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न क्या है? पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा निम्न में से किस स्थानों को जोड़ता है या किस राज्य को जोड़ता है? ठीक है, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य को जोड़ता है? सिक्किम या सिक्किम और पश्चिम बंगाल को, महाराष्ट्र और गुजरात को, केरल और तमिलनाडु को, या अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को, ठीक है। तो आपको बता दें, जो पालघाट दर्रा है ये केरल का है। पालघाट दर्रा कहाँ का है भाई? केरल का है, ठीक है, ध्यान देना। पालघाट दर्रा कहाँ का भैया? केरल का। और यह जोड़ता है किसको? केरल और तमिलनाडु को, ठीक है। ये बहुत पूछता है, पालघाट याद रखना है, ठीक है। इसके बाद दो दर्रे और है, क्या? थाल घाट और क्या? भोर घाट, ठीक है, भोर घाट। थाल घाट और भोर घाट ये दोनों दर्रे कहाँ के भैया? ये दोनों दर्रे हैं महाराष्ट्र के, ठीक है। ये दोनों दर्रे कहाँ के भाई? महाराष्ट्र के। बहुत पूछता है एग्जाम में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो अरुणाचल का बॉमदिला दर्रा, कौन सा भैया? बॉमदिला दर्रा, ठीक है। और कौन सा दर्रा? ये मिकिर दर्रा, ठीक है, ध्यान देना। ना मिकिर नहीं, डाफला दर्रा, ठीक है, ये एग्जाम में बहुत पूछता है। और अरुणाचल प्रदेश में एक और दर्रा है, क्या? दिहांग दर्रा, ठीक है, दिहांग दर्रा। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के दो दर्रे पूछते हैं, कौन सा? एक नाथुला दर्रा, ठीक है, और एक क्या भैया? जेलेपला दर्रा। कौन सा दर्रा? जेलेपला दर्रा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं कि हमारा कौन कौन सा प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा, हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है अभी मैंने आपको बताया। अच्छा, दर्रा होता क्या है? देखिए, दो पहाड़ों के बीच की जो जगह होती है आवागमन के लिए इस्तेमाल होती है, जिसको प्राकृतिक और कृत्रिम रूप दोनों से बनाया जा सकता है, उसी को बोलते हैं क्या? दर्रा। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? शिपकिला दर्रा, जोजिला दर्रा, नाथुला दर्रा या जेलेपला दर्रा, ठीक है। तो चलिए बताइए, अभी मैंने आपको बताया, कुछ आंकड़ा लग जाना चाहिए, ठीक है। तो जो भी छात्र शिपकिला लगा रहा है बिल्कुल सही है। शिपकिला दर्रा कहां का है? हिमाचल प्रदेश का है। जोजिला दर्रा की बात करेंगे तो ये कहां का है भैया? ये आपका जम्मू कश्मीर का है। कहां का भैया? जम्मू कश्मीर का है। और नाथुला की बात करेंगे तो ये कहां का है आपका? ये सिक्किम का है, ठीक है। और आपको बता दें, जेलेपला की बात करेंगे तो ये भी कहां का है? सिक्किम का है। दर्रे बहुत पूछता है एग्जाम में। आगे देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो होगेनक्कल फॉल्स या कुंचिकल जलप्रपात या जोग जलप्रपात या शिमशा जलप्रपात, ठीक है। तो चलिए बताइए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का क्या है? होगेनक्कल है फॉल है, या कुंचिकल है, या जोग फॉल है, या शिमशा फॉल है, ठीक है। तो आप बता दें, कर्नाटक का कुंचिकल जलप्रपात, कर्नाटक का कुंचिकल जलप्रपात, ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। भारत का सबसे ज्यादा कौन सा? कुंचिकल जलप्रपात, ठीक है। जोग जलप्रपात को गरसोप्पा जलप्रपात भी बोलते हैं, ठीक है। और ये भी कहां पे है? कर्नाटक में है। जोग जलप्रपात को गरसोप्पा जलप्रपात भी बोलते हैं। और आपको बता दें, इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने प्रश्न। चलिए छात्रों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। केरल से संबंधित तट को क्या कहा जाता है? केरल से संबंधित तट को क्या कहा जाता है? कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट या केनरा तट, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। और जरा अपना उत्तर लगाने की कोशिश कीजिए कि कोंकण तट, केरला के जो तट है, केरला के सामने, केरला अरब सागर के सामने जो तट बनाता है उस तट को क्या बोलते हैं? कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट या केनरा तट, ठीक है। तो आपको एक चीज बता दूं, जैसे ये हमारा प्रायद्वीप भारत का हिस्सा है, तो यहाँ गुजरात से लेकर गोवा तक, गुजरात से लेकर गोवा तक क्या भैया? कोंकण तट। और यहाँ कर्नाटक से लेकर केरला तक ये भैया मालाबार तट, क्या भैया? मालाबार तट। और तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश ये है भैया क्या? कोरोमंडल तट, क्या भैया? कोरोमंडल तट। और उड़ीसा का तट ये क्या है? उत्कल तट। ये कौन सा है? उत्कल तट, ठीक है। तो आपको बता दें, जो भी छात्र मालाबार लगा रहा है उसका उत्तर बिल्कुल सही है। आगे जरा देखिए,
बाल्टोरा ग्लेशियर कहां पे स्थित है? बाल्टोरा ग्लेशियर कहां पे स्थित है? काराकोरम पर्वतमाला, पामीर पठार, शिवालिक या आल्पस। ठीक है, तो चलिए छात्रों यहां पर अपना उत्तर लगाने की कोशिश कीजिए और बताइए कि जो बाल्टोरा ग्लेशियर है, बाल्टोरा हिमनद है, वो कहां पे है, कौन सी पर्वतमाला में है? ठीक है, काराकोरम पर्वतमाला में है क्या, पामीर के पठार में है क्या, शिवालिक पर्वत है या आल्पस पर्वत है? ठीक है, तो जो भी छात्र यहां पे काराकोरम लगा रहा है बिल्कुल सही है। बाल्टोरा ग्लेशियर कहां पे है? काराकोरम में। और काराकोरम में सियाचन ग्लेशियर भी है, ध्यान देना, सियाचन, काराकोरम में सियाचन ग्लेशियर भी है। ठीक है, पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है, पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है और शिवालिक को हिमालय की तलहटी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडमान समूह, ध्यान दीजिएगा क्या प्रश्न बोल रहा है, जरा देखिए। अंडमान समूह और निकोबार द्वीप एक दूसरे को से अलग होते हैं। ठीक है, अंडमान समूह और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से अलग होते हैं कैसे? 10 डिग्री चैनल से, या महान चैनल से, या बंगाल की खाड़ी से, या अंडमान सागर से। ठीक है, तो चलिए भूगोल का बहुत अच्छा प्रश्न है और उत्तर लगाएं बढ़िया वाला। ठीक है, अंडमान समूह और निकोबार को एक दूसरे से अलग करने वाला कौन सा चैनल है? तो जो भी छात्र 10 डिग्री चैनल लगा रहा है बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब भी बात होगी अंडमान निकोबार की तो अलग करता है, इनको अलग करता है कौन भैया? 10 डिग्री। आप ऐसे लिख सकते हैं 10 डिग्री चैनल। कौन भैया? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और आता है, एक चीज और, लक्षद्वीप, ध्यान देना, लक्षद्वीप। ठीक है, और मिनी क्वाय, लक्षद्वीप और मिनी क्वाय को अलग करता है कौन? 9 डिग्री चैनल। कौन भैया? 9 डिग्री चैनल। ठीक है, और वहीं पर मिनी क्वाय, ध्यान देना, मिनी क्वाय और किसको? एक देश है क्या? मालदीव, मालदीव एक देश है, इसको अलग करता है कौन डिग्री चैनल? 8 डिग्री चैनल। तो ये 3 चैनल आपको याद करने की जरूरत है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनी क्वाय को, और 8 डिग्री चैनल मिनी क्वाय और मालदीव देश को अलग करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के भौगोलिक बिंदुओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म आ सकते हैं? ठीक है, भारत के भौगोलिक बिंदुओं के संदर्भ में कौन सा युग्म आ सकते हैं? तो जरा बताओ इसमें से कौन सा कथन आ सकते हैं, कौन सा गलत है? ठीक है, कौन सा ऑप्शन गलत है? ठीक है, तो जरा देखिए ध्यान से और बताने की कोशिश कीजिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें गलत होगा। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट यानी ग्रेट निकोबार में है। ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है भाई। हमारे भारत का दक्षिणतम बिंदु कहां पे है? इंदिरा पॉइंट में है। पूर्वोत्तर बिंदु गुहार मोती, ठीक है, गुहार माता। हमारा पूर्वोत्तर बिंदु गुहार माता नहीं है, हमारा पूर्वोत्तर बिंदु क्या भैया? किबिथु, क्या भैया? किबिथु। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमारा पूर्वोत्तर बिंदु क्या है? किबिथु। ठीक है, अच्छा, उत्तरतम बिंदु क्या है? इंदिरा कौल, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? केप कमोरिन यानी कन्याकुमारी तमिलनाडु। तो 1, 3 और 4 बिल्कुल सही है, 2 हमारा गलत है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन क्या है? आ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। भौगोलिक दृष्टि से भारत ग्लोब पर किस गोलार्ध में है? भौगोलिक दृष्टि से जो हमारा गोलार्ध है, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के किस दिशा में है भारत? तो उत्तर जरा देखिए, उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, यहां पर छात्रों लाइट जो है फिर से जा चुकी है और अक्सर जो है लाइट जाती रहती है, लेकिन फिर हम मिलेंगे आपको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।